दोस्तों, मुगलों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया था। हमारे देश में इनका 1526 से लेकर साल 1764 तक अखंड शासन रहा। इस दौरान इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र शासन स्थापित कर लिया था। दरअसल मुगल सल्तनत एक बड़ी ताकत थी। उस दौरान दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मगर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वे मुट्ठी भर अंग्रेज इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत को अपने ही बुने जाल में कैसे फंसा कर हरा देते हैं। आइए इस वीडियो में आज जानते हैं कि कैसे उन गिनती के अंग्रेजों ने विशाल मुगल सेना को हराकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। जो काम अफगान, मराठा और राजपूत भी नहीं कर पाए, वो काम सुदूर 7 समुंदर पार से आए अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया था। साथ में ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों को कैसे चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया था, जिनके फरमान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। अंग्रेजों ने उन मुगलों को कैसे धूल चटा दी थी। नमस्कार दोस्तों, रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। दिन था 21 अप्रैल साल 1526 का। जगह थी हरियाणा का पानीपत का मैदान। दरअसल उस दिन यहाँ हुए एक युद्ध में उज्बेकिस्तान से आए एक तुर्क शासक जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर जीत हासिल कर ली और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रख दी। इसके बाद बाबर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज तक मुगलों की कई पीढ़ियां भारत में शासन कर चुकी है। मुगल कालीन भारत बड़ा ही शक्तिशाली बन चुका था। उस समय दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था पर मुगलों का ही कब्जा था, यानी कि उस समय दुनिया की कोई भी ताकत मुगलों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। दिन था 21 दिसंबर साल 1600 का। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था भारत में जाकर व्यापार करके लाभ कमाना। इसके बाद वे अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व में भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। तारीख 24 अगस्त 1608 को वो समुद्री मार्ग से आकर सूरत बंदरगाह पर अपना पड़ाव डाल देते हैं। इधर भारत में उन दिनों मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। फिर हॉकिंग जहांगीर के दरबार में पहुंचकर बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बादशाह से व्यापार करने की अनुमति मांगता है। जहांगीर इनको पहली बार पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों के कहने पर मना कर देता है, जो कि अंग्रेजों से पहले ही भारत आ चुके थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंग्रेज जोड़ तोड़ और कूटनीति में माहिर थे। साल 1615 में अंग्रेज व्यापारी सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में फिर से जाता है। इस बार वो जहांगीर को ब्रिटेन से लाए हुए कई तोहफे भेंट करता है और वह उनसे व्यापार करने का लाभ भी बताता है। इस बार अंग्रेजों को व्यापार करने का शाही फरमान दे दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज सूरत, मद्रास, मुंबई, कोलकाता और पटना में फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। धीरे धीरे भारतीय बैंकिंग और यहाँ के व्यापारी भी अंग्रेजों से करीब आने लगते हैं। इन फैक्ट्रियों के आसपास बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगी। जहाँ पहले अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार करना था, वहीं अब वे यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। अंग्रेज सोचते थे कि भारत में यदि उनको राजनीतिक पकड़ मिल जाए तो उनके लिए व्यापार में और अधिक प्रॉफिट मिलेगा। उधर ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने भी 1670 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में उपनिवेश स्थापित करने की छूट दे दी थी। इन सब को देखते हुए अंग्रेजों ने साल 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मुगलों की विशाल सेना के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए और वे इस युद्ध में बुरी तरह से हार जाते हैं। युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज औरंगजेब से अपनी भूल के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वहीं भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खाते हैं। औरंगजेब भी व्यापार शुल्क से हो रहे लाभ को देखते हुए अंग्रेजों पर 15,000 का जुर्माना लगाकर माफी दे देता है। इधर अंग्रेज समझ चुके थे कि यदि जंग में जीतना है तो फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करना होगा। इसके बाद अंग्रेज कई सालों तक मुगलों के विरोधियों को अपनी ओर से मिलाते रहे। फिर साल आता है 1707। औरंगजेब की मौत हो जाती है। दोस्तों, औरंगजेब की मौत के बाद कई मुगल बादशाह आते हैं, लेकिन वे पहले के बादशाहों की तुलना में बहुत ही कमजोर सिद्ध हुए। इस कारण मुगल दरबार में नित्य नए संघर्ष होने लगे और अंग्रेजों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। दरअसल इसी दौरान मुगल बादशाह फारूक शेख अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान जारी कर देते हैं। इसके तहत एक सालाना रकम के बदले अंग्रेजों को पूरे भारत में बिना किसी टैक्स के व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। अंग्रेजों ने शाही फरमान का खूब दुरुपयोग किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उसका विरोध किया। इसी दौरान साल 1739 में पराजिया के राजा नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है।
तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह नादिर शाह का सामना नहीं कर सके। इस युद्ध में वे बुरी तरह से हार जाते हैं। इधर नादिर शाह ने दिल्ली में खूब मारकाट की। कहा जाता है कि इस दौरान उसने 70 करोड़ की धन संपत्ति के अलावा बेशकीमती कोहिनूर रतन जड़ित मयूर सिंहासन लूटकर परासिया ले जाता है। इससे मुगल बादशाह की बहुत बेइज्जती होती है। इस घटना से मुगलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन दक्षिण में स्थित मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि अब वे किसी भी तरह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर ले। लेकिन दोस्तों अभी भी अंग्रेज सीधी लड़ाई में नवाब को नहीं हरा सकते थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद अंग्रेज साल 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इधर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे मुगल बादशाह शाह आलम बड़े चिंतित हुए। साल 1759 में उन्होंने मराठों से संधि कर ली। इसके 2 साल बाद साल 1961 में नादिर शाह का जनरल अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आता है, जिसको रोकने के लिए मुगल और मराठा दोनों ही उससे भिड़ जाते हैं। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हो जाती है। इधर अब्दाली में भी इतना साहस नहीं बचा कि वह फिर से दिल्ली पर कब्जा कर सके। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए सभी दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि अब उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी बड़ी ताकत नहीं बची थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तलाश में थी। अंग्रेज इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। दिन था 22 अक्टूबर साल 1764 का। जगह थी बिहार का बक्सर जिला। कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एक साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। दरअसल ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद उन्होंने मुगलों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार हासिल कर लेते हैं। बाद में अंग्रेज बची हुई अन्य ताकतों को भी अपनी नीति से कब्जे में कर लेती है। चाहे दक्षिण में मराठा हो या फिर हैदराबाद के नवाब, सभी को अंग्रेजों ने अपने अधीन ला दिया था। उधर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अकेले ही अपने दम पर अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए साल 1799 में वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। अब भारत में ऐसी कोई ताकत नहीं बची थी जिससे अंग्रेजों को भय हो। वे भारत में खूब लूटपाट करते और व्यापार के बहाने यहाँ के अपार धन दौलत को ब्रिटेन भेज दिया करते। उन्होंने भारत का खूब शोषण किया। यहाँ की भोली भाली जनता पर भी अत्याचार किया। जनता अंग्रेजी नीतियों से तंग आ चुकी थी। आखिरकार 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी क्रांति हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इससे भी दबा दिया। और इसके बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। इस दौरान मेजर विलियम हडसन क्रूरता की हद ही पार कर देता है। वह बहादुर शाह जफर के सभी 18 राजकुमारों को बेरहमी से कत्ल करवा देता है। जहाँ पर यह घटना हुई उस जगह को दिल्ली में आज भी खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आखिर एक लंबी क्रांति के बाद 1947 में अंग्रेजों को भी भारत से भगा दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मुगल वंश के खात्मे की कहानी? आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।